Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Student, today we are going to study our last lecture of Unit 11 which is thermal transformations and the lecture is latent heat. Student, आज हम सीखेंगे कि latent heat क्या है और साथ में इसकी types भी डिस्कस करेंगे कि latent heat of vaporization और latent heat of fusion है क्या। तो इसके बाद हमारा ये जो यूनिट 11 है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने यूनिट 3 की तरफ जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो चल के समझते हैं कि लेटेंट हीट क्या चीज है। स्टूडेंट, हम समझते हैं लेटेंट हीट को एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। यहां हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि बेसिकली हम लेटेंट हीट कह किसे रहे हैं। स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले यहाँ जो हम एपरेटस यूज करेंगे उसको आप लोग देखें कि यहाँ देखें कि ये हमारे पास एक थर्मामीटर है। हम लेंगे एक हीटर और हीटर के साथ एक स्टैंड लेंगे और साथ में हम वाटर को यूज करेंगे अपने इस एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हम इस बीकर को इस स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और स्टैंड के नीचे हमारे पास हीटर पड़ा है। अब साथ ही हम क्या करने वाले हैं कि हम ये जो थर्मामीटर है इसको हम डिप करने वाले हैं इस बीकर के अंदर। अब आप लोगों ने देखना ये है, आप लोगों की नज़र इस थर्मामीटर के ऊपर होनी चाहिए। जो जो हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा। ये बात तो हमें पता है कि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम हीट करेंगे लेकिन एक स्टेज पर जाकर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। वो स्टेज आने वाली है, वो स्टेज शुरू हो चुकी है यहां से। ये देखें कि हम हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। वो हीट जा किधर रही है, टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट, यानी वो हीट कि जो स्टेट को चेंज करने में यूज हो रही है। यहां देखें कि जो ही वेपर्स बनना स्टार्ट हुए, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल जाना स्टार्ट हुए, तो जो टेम्परेचर है उसने राइज होना, वो राइज नहीं हुआ और वो जो एनर्जी थी वो यूज हुई, स्टेट को चेंज करने में यूज हुई। तो अब हम लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं और इसको मजीद समझते हैं अपनी डेरिवेशन की मदद से और डेफिनेशन की मदद से कि लेटेंट हीट हम कहते किसे हैं। तो मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है। इससे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि हम इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो इसके लिए मैंने इसको समराइज किया है, इसकी डेफिनेशन को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। दो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। एक बात जो आपको याद रखनी है कि ये हीट एनर्जी की किसी मिकदार को हम लेटेंट हीट कह रहे हैं। हीट एनर्जी की किसी अमाउंट को हम लेटेंट हीट कह रहे हैं। कौन सी अमाउंट है? तो स्टूडेंट, ये अमाउंट वो है जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है या लॉस्ट करता है। ये दो चीजें हैं, एब्जॉर्ब भी करेगा हीट एनर्जी या फिर लॉस्ट भी करेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये अमाउंट ऑफ हीट कब एब्जॉर्ब करेगा या कब लॉस्ट करेगा, जिसे हम लेटेंट हीट कह रहे हैं। तो तब लॉस्ट या एब्जॉर्ब करेगा जब ये फेज चेंज कर रहा होगा। फेज चेंज का मतलब ये है कि जिस तरह आइस है, आइस सॉलिड स्टेट से जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही होगी तो कितनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब या लॉस्ट करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहेंगे। अब लेटेंट हीट के आगे फिर फर्दर कैटेगरीज हैं जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, फ्यूजन है, वो उसको हम देखने वाले हैं आगे चल के। लेकिन यहां जब हम ये समझ रहे हैं कि जब फेज चेंज होगा तो उस दौरान जो हीट कोई बॉडी एब्जॉर्ब करेगी या लॉस्ट करेगी, इसको हमने लेटेंट हीट कहना है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज जो सबसे इसकी आप कह सकते हैं क्ल्यू है, मेन पॉइंट है, वो ये है कि विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यानी जब फेज चेंज हो रहा होगा, जब स्टेट चेंज हो रही होगी, तो इस दौरान बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को आप इकट्ठा करके लिख लें और इसको याद कर लें। यहां ये 3 पॉइंट्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद करना बहुत इजी होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ कि हम इस लेटेंट हीट को ड्राइव कैसे करेंगे। स्टूडेंट, अगर हम डेरिवेशन की तरफ मूव करें तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसको ड्राइव करेंगे। पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द फेज चेंज। अब फेज चेंज करने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर्ड होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये डिपेंड करेगी कि उस सब्सटेंस का मास कितना है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा वो सब्सटेंस हीट चेंज करेगा फेज चेंज करने के लिए।
जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक छोटा बाउल है और एक बड़ा बाउल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको हमने स्टेट चेंज करनी है, यानी लिक्विड स्टेट से वेपर बनाने हैं, और इसका भी लिक्विड स्टेट से वेपर बनाने हैं, तो यहाँ देखिए मैस कम है, इसको कम हीट में ये इसकी वेपराइजेशन जो है वो हो जाएगी, और इसमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। तो स्टूडेंट अगर मैस ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी फॉर वेपराइजेशन, वेपर बनाने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए। तो इसको हमने मैथमेटिकली यहाँ लिख लिया अपने पास कि डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा क्यू, ये जो डेल ऑपरेटर है विच इज मीन चेंज इन हीट, यानी हीट कितनी आप चेंज करेंगे उस सब्सटेंस की, ये डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है, यानी मास ज्यादा होगा तो आपको हीट भी ज्यादा चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से रिमूव करते हैं तो यहां एक कांस्टेंट आपको लिखना है, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का कांस्टेंट है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप इस एल को फर्दर लिखना चाहें तो डेल क्यू ओवर एम इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये जो एम है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई। ये डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, इसको हम लिख लेते हैं। ये हमें ये कह रही है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये जो डेल क्यू है ये द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फेज ऑफ यूनिट मास। एक यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, और उसमें विदाउट चेंज इन टेम्परेचर हो, तो इसको, इस हीट एनर्जी को हम कहते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट कहते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेसिफिक का वर्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ हमने डेफिनेशन में यूनिट मास कह दिया है। यूनिट मास मीन 1 kg। तो अगर यहाँ लेटेंट स्पेसिफिक का वर्ड आएगा तो यहाँ यूनिट आ जाएगा, अगर स्पेसिफिक नहीं होगा तो फिर यहाँ यूनिट मास नहीं होगा। किसी भी मास को आपने कन्वर्ट करना है तो फिर वो लेटेंट हीट कहलाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बनेगी? ऐसा यूनिट आप देखें तो हीट की यूनिट हमारे पास जाउल होती है और मास की यूनिट केजी होती है, तो जाउल पर केजी ऐसे यूनिट इसकी बन जाएगी। अब हम मूव करते हैं और ग्राफ की मदद से इसको समझते हैं कि इसका ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट ग्राफिकली अगर हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें तो लेट्स सपोज आपके पास अगर आइस है, ये आपकी बुक में भी एग्जांपल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने हीट को लिया है और वर्टिकल एक्सिस में हमने टेम्परेचर को लिया है, और जो आप हीट करेंगे बॉडी को तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इसकी इस तरह से स्लोप आएगी, यानी आइस को आप हीट करते जाएं तो इसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा। इस पॉइंट पर जाकर, यानी ये अप्रोक्सीमेटली आइस का 0 सेल्सियस आप समझिए, अगर मैं इसको टेम्परेचर यहाँ मेंशन नहीं किए गया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप टेम्परेचर एक्सिस से मिला लें तो अज्यूम करें कि यहाँ 0 सेल्सियस। अब 0 सेल्सियस पर आप मजीद हीट दे रहे हैं, देखें हीट आगे की तरफ बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो यही तो बात है कि आप हीट दें और टेम्परेचर ना इंक्रीज हो, इसी हीट को, ये जो हीट एब्जॉर्ब करती है बॉडी, इसी हीट को लेटेंट हीट कहेंगे। लेकिन यहाँ ये मेल्ट हो रही है तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। इसके बाद जब ये मेल्टिंग स्टार्ट होगी और मेल्टिंग एंड होगी, यानी बर्फ मेल्ट होने से लिक्विड बनने तक ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। इसके बाद मजीद आप हीट करेंगे तो फिर इस पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, हमें पता है, तो वहां बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वाटर बॉयल होता है, यानी अगेन स्टेट चेंज होती है, वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो जब फिर स्टेट चेंज होगी तो उस दौरान फिर हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये इंडिकेट यही कर रही है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आल्दो की हीट मिल रही है। तो वो हीट किधर कंज्यूम हो रही है, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर ये है कि वो हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने में लगी हुई है और स्टेट को चेंज करने में लगी हुई है, वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, वो सारी की सारी एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने में लगी है। ये इसको हम इसी वजह से लेटेंट का वर्ड जो है इसको यूज करते हैं। लेटेंट का मीन होता है हिडन, छुपी हुई, यानी ऐसी हीट है जो नजर नहीं आती, छुप जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ये आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन है कि लेटेंट हम किसे कहते हैं। लेटेंट का मीन होता है छुपा हुआ होना। तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो हीट छुप जाएगी, अंदर ही कहीं रह जाएगी, अंदर कहीं मॉलिक्यूल्स के साथ उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक करेगी। तो इस वजह से हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं। एनीवे, यहाँ भी आप देखें कि इधर भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, और फिर जब ये मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में
तो देन फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना, यानी स्टेट इसकी मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप हीट करेंगे तो देन फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एक ग्राफ है, इसके बारे में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं और आगे टाइप देखते हैं लेटेंट हीट की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट यहां हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज का क्या मतलब होता है? फ्यूज का मतलब होता है मेल्ट हो जाना, पिघल जाना। तो जब कोई सॉलिड मेल्टिंग, जब किसी सॉलिड की मेल्टिंग स्टार्ट होगी, तो मेल्टिंग स्टार्ट होने से मेल्टिंग एंड होने तक का जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देंगे तो वो हीट उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। जैसे आइस है तो आइस सॉलिड है, सॉलिड से अगर इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो चुकी है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। 0 से पर जब आप इसको हीट देंगे तो अगर ये पानी में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड इसका बन रहा है, तो इस दौरान ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगी इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, उसकी तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास को जो आप हीट एनर्जी देते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो इसके अगर हम मैथमेटिकल बात करें तो वो ये है कि जैसे अभी हमने समझा कि डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मैस जितना ज्यादा होगा उतना वो सब्सटेंस ज्यादा हीट गेन करेगा जब वो स्टेट को चेंज कर रहा होगा। इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो यहाँ लेटेंट हीट का कांस्टेंट आता है, और जिसको हम एल एफ लिखा है, सबस्क्रिप्ट में एफ लिखा है, एफ स्टैंड फॉर फ्यूजन, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो इसको अगर हम फर्दर डिफाइन करें कि वेयर द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मैस आ जाएगा। यहाँ गिवन मैस था तो ये स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन यहाँ गिवन मैस आ गया है, गिवन मैस यूनिट मैस आ गया है, तो इस वजह से हम इसको स्पेसिफिक कहेंगे। बाकी डेफिनेशन वही है कि एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा हो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो m इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एल एफ इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर m। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट वही है जाउल पर केजी। इसी के साथ अब हम मूव करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की तरफ। स्टूडेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही थी, यहाँ लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ देखें, जैसे यहाँ पानी पड़ा है, इसको आप हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब आप हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और इस दौरान इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको आप लिखेंगे किस तरह से? इसको हम स्टूडेंट लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे ही लिखेंगे कि डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डेल क्यू इज, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ एल वी आ जाएगा, वी स्टैंड फॉर वेपराइजेशन। तो इसी तरीके से अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो इसको हम डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू गैस विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरीके से आप इसको m को इधर जाकर डिवाइड कर दें तो डेल क्यू ओवर m आ जाएगा। इसकी यूनिट भी एग्जैक्ट वही है। स्टूडेंट अगर आप गौर करें ना तो जो फ्यूजन था उसमें जस्ट थोड़ी सी वर्डिंग की चेंज करके आप वेपराइजेशन याद कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने सेम रखा है ताकि आपको इसको मेमोराइज करते हुए किसी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो ये दोनों सेम है। वहां ये है कि सॉलिड से लिक्विड, तो यहां आप देखें कि लिक्विड से गैस, इतना सा वर्ड आपने चेंज करना है। इसी तरीके से वहां मेल्टिंग है, यहां बॉइलिंग है, तो ये वर्ड्स आप थोड़े बहुत चेंज करके हू बहू याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे और इसको कर लेंगे। तो अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप लाजमी पूछा करें। जितना ज़्यादा आप पूछेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ ये हमारा चैप्टर एंड हो गया है। इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 को मूव करेंगे। अच्छा, इसके आगे कुछ टॉपिक्स रहते हैं आपकी बुक में, लेकिन वो फॉर्मेटिव हैं, वो इंक्लूड नहीं है आपकी इस कोर्स में। कुछ प्रैक्टिकल बेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखें कि ये मैंने वहाँ से आपके फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर से लिया है। जिस तरह ये जो यहाँ तक ये था अभी जो हमने समझा, इसके बाद आप देखें लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा। इससे पीछे एवापोरेशन और ये एवापोरेशन काजिंग कूलिंग और ये सारे हम समझते जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये जो आगे है ना, एक एक्सपेरिमेंट दो गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी 11.4 आर्टिकल के अंदर ही ये एक्सपेरिमेंट गिवन है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है, इसको अभी हम नहीं कर रहे यहाँ इसके साथ। और इसके साथ एंड पर जो चीज़ें हैं, सुपर कंडक्टिविटी वाले टॉपिक्स हैं, वो फॉर्मेटिव हैं, उसको हमने करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और अपने जो है अपना यूनिट 3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लिए, न्यूमेरिकल भी कर लिए, MCQs भी कर लिए। हाँ, कुछ कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन रह गए हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के, वो मैं इकट्ठे बनाकर कभी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप इसको ऐसे ही चलते जाएं और समझते जाएं। इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।